तो एक तरफ हाईजैकर्स अपना आराम से खुश थे कि इजरायली गवर्नमेंट मान गई है, अब कुछ ही घंटे बचे हैं कि अगले दिन 2 बजे इनके ग्रुप के जो लोग हैं वो इनको मिल जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के जो कमांडो थे वो कुछ ही घंटे में प्लेन लेके निकलने वाले थे युगांडा के अंदर हाईजैकर्स को मारने के लिए। इस मिशन के लिए इजराइल ने 4 C-130 हरक्यूलिस प्लेन सेलेक्ट किए थे। इन प्लेन्स को इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि ये खराब एयरफील्ड हो, फास्ट लैंडिंग करनी हो, टेक ऑफ करना हो, छोटे रनवे पे तेजी से टेक ऑफ करना हो, ये सारी चीजों में बहुत अच्छा था। और क्योंकि एक ऐसी कंट्री में जा रहे थे वहां से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलना था, तो इनको बहुत सारा सामान लेके जाना था। तो ये प्लेन जो था ये बहुत ही हैवी लोड भी उठा सकता था, उसके लिए बहुत बेस्ट था। इस प्लेन का बैक डोर खुल जाता था जिसमें बहुत ही फास्ट तरीके से लोडिंग अनलोडिंग हो जाती थी। ये पूरा जो मिशन था जो आगे एग्जीक्यूट होना था, इस मिशन के लिए मर्सिडीज और लैंड रोवर कार इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अभी आगे आएगा क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो इन बड़ी बड़ी कार्स को भी ले जाना इस प्लेन के अंदर बहुत आसान था। ये स्टेल्थ प्लेन नहीं था, लेकिन अंडर द रडार जाते टाइम इनके पकड़े जाने के चांसेस बाकियों से काफी कम थे। और यही सारे रीजन थे कि ये 4 प्लेन सेलेक्ट किए गए थे। अब देखिए इजराइल से युगांडा की जो डिस्टेंस है वो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो इन प्लेन्स में कितनी भी रिफ्यूलिंग कर लेते, वापस आते टाइम एक जगह तो इनको रिफ्यूलिंग करानी ही पड़ती। तो इन लोगों ने सीक्रेटली केनिया से कुछ परमिशन ले ली थी कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद रिफ्यूलिंग जो है वो केनिया से हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद ये 4 प्लेन रात में 11 बजे के करीब शर्म अल शेख वाला जो एरिया था वहां से उड़ना स्टार्ट करते हैं। इनके पीछे 2 बोइंग 707 भी फॉलो करते हैं। एक बोइंग 707 जो था उसको केनिया में एज अ बैकअप की तरह रखना था। दूसरा जो था उसको ये टास्क दिया गया था कि अगर ऑपरेशन एकदम जब फाइनल स्टेज में होगा तो उस एरिया पे अगर जरूरत पड़ेगी तो नजर रखेगा। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद रेड सी से ये लोग इंटरनेशनल फ्लाइट वाला जो रूट था उसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी देर बाद जब आधे डिस्टेंस पे होते हैं तो अंडर द रडार एकदम लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। पहले यूथोपिया पहुंचते हैं, फिर केनिया, फिर लेक विक्टोरिया के थ्रू एंटेबे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्लान इनका यह था कि चारों प्लेन में से एक प्लेन जो होगा वो सबसे पहले जाके लैंड करेगा और बाकी जो प्लेन है वो सिग्नल मिलने के बाद लैंड करेंगे। ये जो 4 C-130 प्लेन थे, इसमें जो पहला मेन प्लेन था जिसको सबसे पहले जाके लैंड करना था, इसमें मेन पैराट्रूपर की टीम थी जिनको एक्चुअल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना था ओल्ड टर्मिनल के हॉल में जाके। इस प्लेन के अंदर 29 लोगों की एक स्पेशल सरियत मतकल टीम थी जिसको योनी नेतन्याहू लीड कर रहे थे। ये योनी नेतन्याहू जो है अभी के जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बड़े भाई थे। और ये जो ऑपरेशन अभी आगे एग्जीक्यूट होगा ये बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्शन जीत के आगे प्राइम मिनिस्टर भी बने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी अभी आगे आपको पता चलेगा। तो जो पहला C-130 प्लेन था इसमें तो मेन टीम थी। दूसरा जो प्लेन था इस प्लेन में क्विक रिएक्शन टीम थी। इस प्लेन के अंदर जो टीम थी उसको निकल के न्यू टर्मिनल वाले एरिया को सिक्योर करना था। इन केस युगांडा की आर्मी रिटेलिएट करे तो उससे निपटना था। और जब बाकी की टीम पैसेंजर्स को बाहर लेके आ रही होंगी तो उनके लिए एक सेफ रूट भी रेडी करना था। तीसरा प्लेन जो था उसके अंदर रिजर्व पैराट्रूपर्स थे। इनका काम था कि प्लेन से निकल के जो युगांडा एयरफोर्स के जितने भी मिक्स प्लेन खड़े थे उनको डिस्ट्रॉय करना। ऐसा इसलिए डिसाइड किया था इन्होंने ताकि इन केस जब ये चारों प्लेन सारे पैसेंजर्स को लेके आ रहे हो तो अगर युगांडा की एयरफोर्स कुछ इन पे हमला भी करना चाहे तो ना कर पाए। चौथा जो प्लेन था इसमें इवैक्यूएशन और मेडिकल सपोर्ट की टीम थी और इसके साथ साथ 10 लोगों की प्लेन रिफ्यूलिंग टीम भी बना के इन्होंने बैकअप में रख दी थी। इनके पास पोर्टेबल फ्यूल पंप वगैरह थे। ये इसलिए था कि इन केस अगर केनिया में रिफ्यूलिंग वाले ऑप्शन को लेकर कोई दिक्कत हो जाए तो इन लोगों ने पहले से ही पता कर रखा था कि एंटेबे एयरपोर्ट पे फ्यूल वाला एरिया किधर है। तो उस इमरजेंसी वाले केस में ये खुद से ही पंप करके अपने प्लेन में रिफ्यूलिंग कर लेंगे। तो अब यहां से जो पहला प्लेन था वो युगांडा एंटेबे एयरपोर्ट के एकदम पास पहुंचने वाला था। एक बार मैं आपको एयरपोर्ट का एक्चुअल लेआउट भी समझा देता हूं तभी आपको पूरा ऑपरेशन समझ में आएगा। ये यहाँ पे ये न्यू टर्मिनल है और ये इसका न्यू रनवे है और यहाँ न्यू ATC टावर है और ये यहाँ पे है ओल्ड टर्मिनल। इसी ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में सारे हॉस्टेजेस हैं और इसी जगह पे जो पूरा ऑपरेशन थंडरबोल्ट है वो कुछ ही मिनट में होने वाला है। उस टाइम पे ओल्ड टर्मिनल का यूज नहीं होता था तो खाली रहता था, खाली हॉस्टेजेस, हाईजैकर्स और यही सब थे। ये यहाँ पे ये जो आप ओल्ड ATC टावर देख रहे हैं इसके ऊपर युगांडा के जो सोल्जर्स थे ये तैनात थे और ये इसका ओल्ड रनवे है। इसके अलावा इसमें ये एक मिलिट्री रनवे भी है और ये यहाँ इसके साइड में युगांडा एयरफोर्स के 11 मिग फाइटर जेट्स खड़े हैं। इस पूरे एयरपोर्ट के साउथ में ये विक्टोरिया लेक है। यहीं से इजराइल ने अपने सारे प्लेन्स को एक एक करके लैंड करवाया था। तो अब यहाँ से ये प्लेन पहुंच गए थे इस एरिया के पास। Operation Thunderbolt has begun, marking a critical turn in the unfolding international crisis. Reports indicate that Israeli forces have launched a coordinated late-night mission at Entebbe Airport.
अब ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना था। सबसे पहले C-130 जो पहला मेन प्लेन था जिसमें सारे कमांडो थे, ये एयरपोर्ट के पास पहुंचता है, अपनी लाइट बंद करता है, उसके साथ साथ 4 में से 2 इंजन बंद करता है ताकि नॉइस कम हो, और फिर एक प्लान्ड पॉइंट पे धीरे धीरे करके लैंड करना स्टार्ट करता है। लैंड करते टाइम डोर हवा में ही खोल दिए जाते हैं ताकि अनलोडिंग फास्ट हो, और फिर लैंड होने के बाद ये एक बैटरी लाइट से सिग्नल बना देते हैं ताकि बाकी 3 प्लेन्स भी लाइट कोड के हिसाब से लैंड करें। और आगे लड़ाई के टाइम पे युगांडा फोर्सेस अगर घेरने के लिए रनवे की लाइट ऑफ कर दें या कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ करें तो इनको दिक्कत ना आए। अब इसके बाद ये प्लेन यहाँ घूम के ओल्ड रनवे के पास आकर खड़ा हो जाता है, और इसमें से पहले ब्लैक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर निकलती हैं। अब यहाँ से इनका प्लान ये था कि ये सारे कमांडो ईदी अमीन जिस कार के साथ एयरपोर्ट पे आता था अपना कॉन्वॉय बना के, सेम उसी की तरह ये लोग एक फेक कॉन्वॉय बनाएंगे जिसमें एग्जैक्टली वही सारी गाड़ियां होंगी, वही सारे नंबर प्लेट होंगे, जैसे फ्लैग होते हैं वही होंगे, और इसी फेक कॉन्वॉय में ये सारे कमांडो बैठेंगे। ये इजरायली कमांडो ने फेक नंबर, फेक फ्लैग सब कुछ एज इट इज लगा रखा था जो ईदी अमीन के कॉन्वॉय से एक्चुअल मैच करता था। तो पूरा कॉन्वॉय बना के योनी नेतन्याहू और उनकी कोर टीम 29 कमांडो और 52 पैराट्रूपर इसमें बैठ जाते हैं और 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर ये फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो सेम टाइम पे बचे हुए 3 प्लेन जो थे इजराइल के, वो भी रनवे पे एक एक करके लैंड कर रहे थे, और इनमें से जो टीमें थी वो निकल निकल के अलग अलग एरिया सिक्योर कर रही थी। जैसे एक न्यू टर्मिनल वाला एरिया था उसको सिक्योर किया, दूसरी टीम ने न्यू कंट्रोल टावर जो था उसको कंट्रोल किया। तो इस टाइम पे योनी नेतन्याहू ने जो फेक कॉन्वॉय बनाया था उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चल रहे थे, एग्जैक्टली जो ईदी अमीन जिस स्पीड से चलता था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। ईदी अमीन हमेशा एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज में आता था, तो इन्होंने भी अपने फेक कॉन्वॉय में एग्जैक्ट ब्लैक कलर की मर्सिडीज रखी थी सेम नंबर प्लेट के साथ। लेकिन 2 से 3 दिन पहले ईदी अमीन ने एक व्हाइट मर्सिडीज खरीद ली थी और 2 दिन से वो उसी मर्सिडीज में आ रहा था अपने कॉन्वॉय में। अब ये जो इंटेल था वो इजरायली कमांडो के पास नहीं था, तो ये लोग अपना फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल से जब 300 मीटर की दूरी पर थे तो 2 युगांडा के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको डाउट होता है कि 2 दिन से व्हाइट मर्सिडीज में ईदी अमीन आ रहा था, तो आज ये ब्लैक मर्सिडीज कैसे आ गई और वो भी रात में क्यों आई है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इस कॉन्वॉय को रोक देते हैं। अब इजरायली कमांडो जो थे इनको साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस पूरे प्लान में युगांडा की जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको मारना नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना, वरना वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं, ब्लैक मर्सिडीज जो थी उसमें पीछे वाली विंडो खुलती है और एक इजरायली कमांडो विंडो नीचे करके साइलेंस्ड गन से उसको मार देता है। लेकिन पीछे वाली जो रेंज रोवर थी इसके अंदर जो इजरायली कमांडो खड़ा था वो अनसप्रेस्ड फायर कर देता है, यानी कि बिना साइलेंसर वाली फायरिंग कर देता है दूसरे गार्ड पे। तो इसकी वजह से बहुत तेज आवाज होती है पूरे रनवे पे। तो इजरायली कमांडो जो थे वो भी डर जाते हैं कि अंदर जो हाईजैकर्स हैं, युगांडा की जो फोर्सेस हैं, ये अलर्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही ये लोग इन दोनों को मारते हैं, ये पूरा जो कॉन्वॉय था उसमें सारी कार्स को वहीं छोड़ते हैं और मल्टीपल कमांडो के ग्रुप्स बना बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ बहुत तेजी से दौड़ के पहुंचने लगते हैं। 300 मीटर दूरी पर था तो जल्दी पहुंच जाता। अब जैसे ये पहुंचते हैं तो ओल्ड एटीसी टावर के ऊपर जो युगांडा आर्मी थी वो इनके ऊपर घुसते टाइम फायरिंग स्टार्ट कर देती है। 2 टीम इनको जवाब देती है, इनसे निपटती है, और इसी बीच में एक टीम रुकती नहीं है। जो योनी नेतन्याहू वाली थी वो आगे ओल्ड टर्मिनल वाला जो मेन हॉल था वहां की तरफ घुसने की कोशिश करती है। स्पीड जो थी वो इस मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको ही ब्रेक नहीं करते। और जब ये योनी नेतन्याहू घुस रहे थे तो पीछे से युगांडा के एक ऑफिसर ने गोली चलाई थी, तो वो इनको लग जाती है, तो इनकी जान वहीं पे चली जाती है। लेकिन कोई रुकता नहीं है। ऑपरेशन के शुरुआत होते ही मेन लीडर की डेथ हो जाती है, लेकिन ये लोग रुकते नहीं, डायरेक्ट अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अंदर घुस रहे थे एक हाईजैकर बाहर की तरफ आता है, उसको ये वहीं पे मार देते हैं। अंदर ये घुसते हैं तो पैसेंजर्स तो रहते हैं लेकिन 2 हाईजैकर्स भी रहते हैं, उनकी तरफ से फायरिंग होने लगती है तो ये उनको भी मार देते हैं। इनको मारने के बाद इजरायली कमांडो मेगाफोन पे इंग्लिश और हिब्रू दोनों लैंग्वेज में चिल्लाते हैं स्टे डाउन, लेकिन इन सब के बाद भी एक पैसेंजर था वो खड़ा हो जाता है, तो इसको हाईजैकर समझ के इजरायली कमांडो जो है गलती से मार देते हैं। इस पूरी फायरिंग में 3 हॉस्टेजेस थे वो मारे जाते हैं। फिर इजरायली कमांडो हॉस्टेजेस से और भी पूछते हैं कि बाकी हाईजैकर्स कहाँ हैं। उसके बाद हॉस्टेजेस थे वो इशारा करते हैं कि कनेक्टिंग रूम में है, तो इनमें से कुछ इजरायली कमांडो उस रूम में जाके पहले ग्रेनेड मारते हैं और फिर अंदर घुस के बाकी हाईजैकर्स को भी मार देते हैं। टोटल जो 7 हाईजैकर्स थे, 4 जो मेन हाईजैकर थे जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था और 3 जो अभी युगांडा में ज्वाइन किया था, तो टोटल जो 7 हाईजैकर्स थे उनको मार दिया जाता है। इसके बाद ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, उसके बाद नीचे चेक करते हैं और फिर जैसे ये पूरा एरिया क्लियर कर लेते हैं, पैसेंजर इनके कंट्रोल में आते हैं, तो अपनी इंटरनल टीम को रेडियो के थ्रू मैसेज भेज देते हैं कि सारे हॉस्टेजेस को लेके बाहर निकल रहे हैं। टोटल 106 हॉस्टेजेस में से 3 क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे। एक हॉस्टेज डोरा बलोच जो थी वो बीमार थी, तो वो युगांडा की सिटी हॉस्पिटल में थी, तो एक वो रह जाती है। बाकी 102 हॉस्टेजेस लेके इजरायली कमांडो धीरे धीरे करके बाहर निकलना चालू करते हैं। तो बाहर भी काफी फायरिंग ऑलरेडी चल रही थी। जो ओल्ड एटीएस टावर था वहां
वहाँ के जो युगांडा के आर्मी वाले थे उनको इन्होंने मार दिया था। ये उस टावर की ओरिजिनल इमेज है जहाँ से फायरिंग हो रही थी। इसमें आपको गोलियों के निशान भी दिखेंगे। अब इसके बाद ये लोग गार्ड बनाते हैं, सारे जो पैसेंजर्स थे उनको धीरे धीरे करके प्लेन में बैठा लिया जाता है और फिर ये इस वाले रनवे से आगे जाते हैं जहाँ युगांडा के मिक्स खड़े थे और इजरायली कमांडो जितने भी प्लेन्स खड़े थे युगांडा एयरफोर्स के, इस सब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसके बाद ये चारों प्लेन सारे हॉस्टेजेस और योनी नेतन्याहू की बॉडी को लेके वहां से निकल जाते हैं। टोटल 53 मिनट में ये लोग उस एयरपोर्ट पे थे। 30 मिनट टोटल असॉल्ट चला, साथ के साथ हाईजैकर्स मारे गए। 45 युगांडा आर्मी के लोग मार दिए जहां इनको मना किया गया था कि एक को भी मत मारना। और फिर ये चारों प्लेन टेक ऑफ करके केनिया में लैंड करते हैं, वहां रिफ्यूलिंग होती है और फिर वापस ये लोग इजराइल के उसी बेन गुरियन एयरपोर्ट जहां पे सारे पैसेंजर ने 27 जून को पेरिस के लिए चढ़े थे एग्जैक्टली वहीं लैंड करते हैं। ये वापस इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पे आने के बाद की इमेजेस हैं। अब इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ईदी अमीन जो था वो बहुत गुस्सा हो गया था, उसने अपने आर्मी चीफ को भी अरेस्ट करा दिया था कि शायद ये भी मिला होगा इनसे, तभी ये लोग इतना कुछ कर पाए। और क्योंकि केनिया में रिफ्यूलिंग हुई थी तो ईदी अमीन केनिया के ऊपर भी रिटेलिएशन का सोच रहा था, लेकिन सारे मिक्स उड़ गए थे तो ये प्लान भी टल गया इसका। और जो एक हॉस्टेज थी डोरा बलोच, जो बीमार होने की वजह से युगांडा के सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई थी, वो रेस्क्यू नहीं हो पाई थी। उसका काफी टाइम तक कुछ पता नहीं चला, फिर अचानक से खबर आई कि वो मर गई है। कई ब्रिटिश डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में इस चीज का मेंशन है कि उसको ईदी अमीन ने किडनैप करवाया और किडनैप करा के मरवा दिया इजराइल से बदला लेने के लिए। इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद योनी नेतन्याहू यानी कि योनातन नेतन्याहू ये अकेले कमांडो थे जिनकी जान गई थी। इजराइल में इनके लिए बहुत स्ट्रांग नेशनल सिंपैथी आ गई थी, नेशनल हीरो बन गए थे। ऑपरेशन का जो नाम था वो ऑपरेशन थंडरबोल्ट से चेंज करके ऑपरेशन योनातन कर दिया गया था। और फिर आगे चल के इनके जो भाई थे बेंजामिन नेतन्याहू, इनको भी इलेक्शन जिता के लोगों ने पीएम बनाया। अब भले ही काफी टाइम हो गया इस ऑपरेशन को, लेकिन आज की डेट में भी इसको सबसे बोल्ड और लॉन्ग डिस्टेंस रेस्क्यू ऑपरेशन बोला जाता है।